स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 में एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है द शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन इज। सो मीथेन की शेप जो है मॉलिक्यूलर शेप आपने बतानी है। सो मीथेन का स्ट्रक्चर क्या होता है? इट्स अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। सो अ कार्बन एटम इज बॉन्डेड विद 4 अदर हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, कार्बन एटम सेंटर में अलाइंड होता है और उसके साथ जो है 4 हाइड्रोजन एटम्स जो है आपके पास पड़े हुए होते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ लुईस एसिड। सो लुईस के मुताबिक एसिड वो चीज़ होती है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर जो होता है दैट इज अ लुईस एसिड, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है दैट इज अ लुईस बेस। सो ये भी डोनेट करने की इसके पास जो है वो कैपेसिटी है। नाइट्रोजन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पेयर पड़ा हुआ है, ऑक्सीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर पड़ा है, पानी के पास वो डोनेट करने की कैपेसिटी है। ये इट्स नॉट नीदर अ लुईस एसिड नॉर अ लुईस बेस। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड जो है it has a capacity to accept a pair of electrons. So pair shared pair जो unshared pair electron का acceptor होता है that is your Lewis acid. So boron trifluoride is a Lewis acid. So moving on to the next question. Next question में examiner आपसे पूछ रहा है which of the following element does not follow octet rule. देखो स्टूडेंट्स, octet rule क्या चीज है? ऑक्टेट रूल का मतलब ये होता है कि द एलिमेंट्स हैव अ टेंडेंसी, ठीक है, द कंपाउंड्स हैव अ टेंडेंसी टू फिल 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल। सो हीलियम या हाइड्रोजन जो होते हैं इनके पास 1 और 2 इलेक्ट्रॉन ईच होता है। सो दे रिमेन टिल द फर्स्ट जो आपका शेल है, और फर्स्ट शेल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की जो कैपेसिटी है, ठीक है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की जो कैपेसिटी है दैट इज 2। सो ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता बल्कि डुप्लेट रूल को फॉलो करता है। सो वैसे भी इसका आउटर मोस्ट शेल जो है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, वो फिल्ड होता है। सो ये डुप्लेट रूल को फॉलो कर रहा है, बाकी सब जो है वो ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहे हैं। अच्छा जी, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कैन बी इंक्रीज्ड बाय। ठीक है, सो रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन आप कैसे इंक्रीज कर सकते हो? क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है। सो बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ द गैसियस रिएक्टेंट्स, बाय इंक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। तो देखो ली प्रिंसिपल क्या कहता है? ली प्रिंसिपल ये कहता है कि जब भी आप एक रिएक्शन के अंदर कोई चीज कोई चेंज जो है वो इम्पोज करते हो, सो रिएक्शन उसको काउंटर करने के लिए उसके ऑपोजिट तौर पे एक्ट करता है। सो अगर मैं रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दूंगा, सो देयर आर टू रिएक्टेंट्स सपोजिटली एंड दे आर फॉर्मिंग अ प्रोडक्ट, ठीक है, सो दे आर फॉर्मिंग अ प्रोडक्ट, तो क्या होगा मेरे पास कि अगर मैं इनकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज करूंगा, सो द रिएक्शन विल एक्ट इन अ वे कि वो क्या करेगा, इसको टैकल करने के लिए इसको काउंटर एक्ट के तौर पे एक्ट करेगा और वो फॉरवर्ड रिएक्शन में चला जाएगा। सो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा आपके पास बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो देखो टेम्परेचर जो है ना, ये एक्सो और एंडोथर्मिक रिएक्शंस के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए हम उसके बारे में डिबेट नहीं कर सकते। गैसियस रिएक्टेंट्स के अंदर आप प्रेशर इंक्रीज करते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है, डिक्रीज करने से डिक्रीज हो जाता है, और एक्टिवेशन एनर्जी जब बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, सो इसका मतलब है कि ज़्यादा एनर्जी चाहिए टू फॉर्म अ कंपाउंड। सो इसका मतलब है कि उससे भी रेट ऑफ रिएक्शन आपका इंक्रीज नहीं होगा बल्कि डिक्रीज हो जाएगा। सो ये ऑप्शन बी रॉन्ग है। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बी। So an easy question, the examiner is asking you about the oxidation state in sulfur. So oxidation state आप कैसे निकालोगे? So I have H2SO4. So there are 2 atoms of hydrogen. One atom of hydrogen carries a charge of +1. There is 1 atom of sulfur. So sulfur का मैंने चार्ज निकालना है, let's supposedly that is X. और ऑक्सीजन के there are 4 atoms in it. ऑक्सीजन के ऊपर -2 का चार्ज होता है। So इनका सम आप 0 कर दो। Now you will solve it, 2 + X -8 is equals to 0. So x -6 is equals to 0 and x will be equals to 6. So the right answer here is 6. So moving on to the next question, the examiner is asking which of the following represents an endothermic reaction. So endothermic reactions are those reactions in which the heat energy is absorbed, ठीक है, and exothermic reactions are those in which the heat energy is released. So combustion of methane, जारी बात है, आप मीथेन गैस को बर्न करोगे, हीट एनर्जी रिलीज होगी। डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर होता है जब, ठीक है, तभी आपके पास हीट एनर्जी रिलीज होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और जब भी आपने ये बात याद रखनी है कि एसिड और बेस का आप रिएक्शन कराते हो तो उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आप कहते हो। तो इसके अंदर क्या होता है कि आपके पास सॉल्ट बनता है जो कि इस केस में बनेगा NaCl प्लस वाटर बनता है H2O, और हीट एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। सो दिस इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स क्या होता है कि प्लांट्स रिक्वायर सनलाइट
टू मेक देयर फूड, ठीक है। सो वो क्या कर रहा होता है, सराउंडिंग में से हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। सो दैट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइब्रिडाइजेशन मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बहुत ज्यादा डिटेल में बताया हुआ है। So what is the hybridization of carbon atoms in ethene? So remember students कि जो आपके पास अल्कीन्स होते हैं, दे मोस्टली अंडरगो, अल्कीन्स मोस्टली अंडरगो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। सो जहाँ पे इथीन की जो ज्योमेट्री होगी दैट विल बी ट्राइगोनल प्लेनर, और इसके अंदर सिग्मा और पाई बॉन्ड्स हैं, ठीक है, और दिस विल बी sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। सो अल्काइंस के अंदर आपके पास जो है वो sp हाइब्रिडाइजेशन होती है, और अल्केन्स के अंदर आपके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। सो ये मैंने आपके लिए एक्सप्लेन कर दिया है लास्ट लेक्चर्स के अंदर डिटेल में, आप उसको जाके देख सकते हो। सो इसी तरह फिर आप क्विकली जो है उसको मार्क कर सकते हो। सो ये लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी डिटेल में बात इस पे हो चुकी है। सो द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस बर्न्स कंप्लीटली इन ऑक्सीजन इज कॉल्ड। कितना चेंज आएगा, एनर्जी चेंज कितना इन्वॉल्व होगा जब एक सब्सटेंस कंप्लीटली बर्न होगा। सो बर्निंग का केमिकल जो नेम है दैट इज कंबशन। सो ये हीट ऑफ कंबशन की स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन है। सो दिस वाज एन इजी वन। सो हीट ऑफ कंबशन ये कहलाएगा। अच्छा, कहता है विच आर द फॉलोइंग एसिड इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। सो देखो स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं वाटर के अंदर, और एच पॉजिटिव आइंस हमें देते हैं, और जितना ज़्यादा एच पॉजिटिव आइंस देने की टेंडेंसी होती है उतना ज़्यादा वो स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोलाइट जो है वो कंसिडर होता है। सो जो ऑक्जेलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर मैं बात करूँ, उसको मेथानोइक एसिड भी कहते हैं, तो ये पानी के अंदर कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होता, ठीक है। सो ये फुली डिसोसिएट नहीं होता वाटर के अंदर। सो जब ये फुली डिसोसिएट नहीं होगा, सो इसकी जो टेंडेंसी है टू गिव अ हाइड्रोजन आइन, ठीक है, दैट इज लेसर एज कंपेयर टू जो बाकी यहाँ पे ऑप्शंस हैं आपके पास। सो इट विल बी नोन एज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। सो द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीजन एटम। सो ऑक्सीजन एटम के अंदर क्या है कि ऑक्सीजन एटम के आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपके पास, ठीक है, और उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 फर्दर इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। तो जब भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, फॉर एग्जांपल जस्ट लाइक इन द केस ऑफ वाटर, तो 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये शेयर कर लेगा। सो इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का पेयर रह जाएगा। सो द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जो हैं वो आपके पास, जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो आपके पास 2 बनते हैं, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके पास 4 बनते हैं। सो द रिएक्शन ऑफ द इथीन विद ब्रोमीन वाटर रिजल्ट्स इन, ठीक है। सो जब भी आप क्या करोगे कि इथीन को C2H4 को आप जो है वो ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट कराओगे, सो यू विल गेट इज डाइब्रोमो इथेन, ठीक है। सो डाइब्रोमो इथेन आपको मिलता है। सो डाइब्रोमो इथेन इज रिप्रेजेंटेड बाय C2H4Br2, और ये क्या करता है कि जैसे ये फॉर्म करेगा, ये इसको डीकलराइज कर देगा, ब्रोमीन वाटर को जो है ये डीकलराइज कर देगा, और ये एक टेस्ट के तौर पे भी यूज होता है टू चेक अनसैचुरेशन, ठीक है। सो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो हैं जिनके पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। सो इट्स अ टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन एज वेल। सो ये क्वेश्चन जो है इस तरह से भी पूछा जा सकता है। सो इट्स अ टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। सो अनसैचुरेशन का ये टेस्ट है, एज एन आप इसको चेक कर सकते हो कि आपके पास जो हाइड्रोकार्बन गिवन है वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स डज नॉट शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होती है, जब हाइड्रोजन का एटम इज बॉन्डेड विद एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैव अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स देम। सो HCl जो है वो हाईली क्लोरीन जो है चूंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसका बिहेवियर, सो वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। HF है आपके पास, वाटर के अंदर आपका पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग का आपके पास फिनोमेना होता है। अमोनिया, नाइट्रोजन भी जो है इट हैज अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। सो मीथेन के अंदर क्या होता है कि कार्बन जो होता है उसके पास ये टेंडेंसी नहीं है कि वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखे, बल्कि उसका एक इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड जो है वो टेट्राहेड्रल जो है वो उसका स्ट्रक्चर होता है। सो दिस इज वाई द राइट आंसर इज मिथेन, बिकॉज बाकी सारे जो है वो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिप्रेजेंट करते हैं। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द एग्जामिनर आस्किंग द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इंक्रीजेज व्हेन। सो ये बात मैं आपको ऊपर भी एक क्वेश्चन में कर चुका हूँ कि जहाँ पे आपके पास गैसियस फॉर्म के अंदर आपके पास रिएक्टेंट्स होते हैं, तो जब भी आप प्रेशर को इंक्रीज करोगे,
ठीक है। सो वो प्रेशर को सेटल डाउन करने के लिए, ठीक है, सेटल डाउन करने के लिए यहाँ पे रिएक्शन जो है वो क्या होगा कि फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ जाएगा। सो द प्रेशर इज इंक्रीज अगेन, नीचे ये प्रिंसिपल है, डिस्कशन इस पे हो चुकी है। आई वोंट गो इनटू द डिटेल्स, मैं फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ कि टेम्परेचर के इंक्रीज से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो है वो आप कह सकते हो कि वो एंडोथर्मिक रिएक्शन हमें देखना पड़ता है। कैटलिस्ट जो होता है, ठीक है, वो रेट ऑफ रिएक्शन को तो फास्ट करता है, लेकिन केसी जो है वो उससे इंडिपेंडेंट होता है। सो केसी जो है ना वो कैटलिस्ट के इंडिपेंडेंट होता है। तो सेम गोज फॉर द वॉल्यूम, ठीक है। सो केसी की जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में वो आपसे पूछ रहा है कि वो कब इंक्रीज होगा। सो विच आर द फॉलोइंग इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। सो रिमेंबर एम्फोटेरिक ऑक्साइड आर अ टाइप ऑफ ऑक्साइड्स व्हिच कैन एक्ट एज एन एसिड एज अ बेस, ठीक है। वो दे हैव अ टेंडेंसी टू एक्ट एज एन एसिड एज वेल एज दे हैव अ टेंडेंसी टू एक्ट एज अ बेस। सो वाटर हो गया आपके पास, वो भी एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। एल्यूमिनियम ट्राईऑक्साइड हो गया आपके पास, वो भी आपके पास एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। सो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स फिर बता देता हूँ, वो होते हैं कि जब आप इनको एसिड के साथ ट्रीट करोगे तो दे विल एक्ट एज अ बेस, और जब आप इनको बेस के साथ ट्रीट करोगे तो दे विल एक्ट एज एन एसिड। सो इनके पास टेंडेंसी होती है टू एक्ट बोथ एज अ एसिड एज अ बेस। सो एल्यूमिनियम ट्राईऑक्साइड यहाँ पे जो है वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड का कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिया है लास्ट लेक्चर में डिटेल में। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द इलेक्ट्रोलिसिस सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन क्लोरीन गैस इज रिलीज्ड एट। सो क्लोरीन गैस जो है वो कहाँ पे आपके पास रिलीज होती है। सो क्लोरीन गैस जब भी आपके पास इलेक्ट्रोलिसिस होगा वो एनोड के ऊपर रिलीज होगी, क्योंकि NaCl की अगर आप बात करोगे तो क्लोरीन जब क्लोरीन का जो आयन है या क्लोराइड आयन जो है इट विल कैरी अ नेगेटिव चार्ज, सो इट विल गो टुवर्ड द एनोड जो कि आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, और वहाँ पे Cl2 बन के लिबरेट होगी यहाँ पे क्लोरीन गैस। So moving on to the next question, the main product of the reaction between benzene and chlorine in the presence of FeCl3 is, so chlorobenzene बनता है इसके केस में, ठीक है। C6H6 जो है जब ये क्लोरीन के साथ बॉन्ड करेगा, सो रिएक्ट करेगा, सो दिस विल बिकम C6H5Cl, क्लोरोबेंजीन कहते हो आप इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ऑफ सल्फर हेक्साफ्लोराइड। सल्फर हेक्साफ्लोराइड की मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या है और कैसे है। सो सल्फर हेक्साफ्लोराइड की जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री है वो ऑक्टाहेड्रल होती है, ठीक है। सल्फर का एटम सेंटर में पड़ा हुआ होता है और उसको सराउंड किया होता है आपके पास फ्लोरीन ने, ठीक है। सो इसका जो है आपके पास जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वो ऑक्टाहेड्रल जो है वो होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट रिएक्शन में आपसे पूछ रहा है विच आर द फॉलोइंग रिएक्शन रिप्रेजेंट्स अ डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। सो डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन क्या होगा कि इसमें कंपाउंड स्प्लिट हो जाएगा इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड्स। सो अगर आप यहाँ पे देखते हो फर्स्ट रिएक्शन में तो H2 और O2 कंबाइन हो रहे हैं और वाटर बना रहे हैं, डीकॉम्पोजिशन नहीं हो रही। NaCl और AgNO3 यानी सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट का जो आपस में रिएक्शन है वो सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड बना रहा है। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है, उसने डिस्प्लेस करवा दिया क्लोराइड को, नाइट्रेट ग्रुप ने डिस्प्लेस कर दिया है, और Ag के साथ जो है आपके पास Cl अटैच होकर सिल्वर क्लोराइड बन गया। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एग्जांपल है आपके पास ये वाला जो है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन की है आपके पास, ये कंबशन की आपके पास एग्जांपल है। सो डीकॉम्पोजिशन आपके पास इसी रिएक्शन के अंदर हो रही है कि जिसके अंदर आपके पास क्या हुआ कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो टूट गया इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है, जिसके अंदर आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फॉर्म हुआ है। विच आर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज नॉन पोलर। सो नॉन पोलर इनमें से मॉलिक्यूल कौन सा है, देखें HCl के ऊपर जो है पोलैरिटी होगी अगेन, क्लोरीन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और HCl के अंदर क्या होगा आपके पास इट विल कैरी अ पार्शियल नेगेटिव चार्जेस, इट विल कैरी अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अमोनिया जो है गैस उसके अंदर भी आपके पास जो है वो पोलर बिहेवियर है, वाटर के अंदर भी आपके पास पोलर बिहेवियर है। सो कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका एक आपके पास लीनियर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, आपके पास लीनियर स्ट्रक्चर होता है और लीनियर शेप होती है इसकी, और जो है ये एक नॉन पोलर जो है ना वो कंपाउंड जो है वो ये फॉर्म करेगा, और जो है आप यहाँ पे कहोगे कि ये नॉन पोलर है, ठीक है। अच्छा, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम डाल्टन्स लॉ, एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस, ग्राम्स लॉ या बॉयल्स लॉ, चार्ल्स एंड एवोगाड्रोस नंबर। सो इट्स एवोगाड्रोस लॉ, सॉरी। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री लॉज, ठीक है। इसमें क्या होता है आपके पास PV इज इक्वल टू NRT होता है। सो PV इज इक्वल टू NRT आ जाएगा आपके पास। सो P इज प्रेशर, V इज वॉल्यूम, N
आपके पास नंबर ऑफ मोल्स हैं, आर जनरल गैस कांस्टेंट है, टी आपके पास टेम्परेचर है। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगाड्रोस लॉ। ठीक है जी। इन गैल्वेनिक सेल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एनोड टू कैथोड, दिस वाज एन इजी क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे पूछा था केमिकल फार्मूला ऑफ जिप्सम इज, केमिकल फार्मूला ऑफ जिप्सम इज कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेटेड। ठीक है जी, CaSO4 2H2O है आपके पास। कहता है विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन ऐड बोथ एज एन एसिड एंड अ बेस। सो जब हमने चैप्टर्स की रिवीजन की है तो हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं। और एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स अभी ऊपर भी किसी क्वेश्चन में गुजरा, सो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो होते हैं कि विच कैन ऐड बोथ एज एन एसिड एंड एज अ बेस। सो वाटर इज ऑल्सो एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड, मैंने आपको उस क्वेश्चन में भी बताया है। ठीक है। विच गैस इज इन्वॉल्व व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो देखो जिंक का और HCl का जब आपके पास रिएक्शन होगा तो क्या होगा, आपके पास जिंक क्लोराइड बन जाएगा, ZnCl2 बन जाएगा, प्लस आपके पास क्या होगा कि हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व होगी। ठीक है। और हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रोड्यूस होती है आपके पास। ठीक है। अच्छा जी, द बॉन्ड बिटवीन सोडियम एंड क्लोराइड Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव इन NaCl इज आयनिक बॉन्ड होता है। बड़ा इजी क्वेश्चन है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Like, comment, and subscribe.